और जो अगर कई बार हमें फ्रेश राशन भी मिलता है, जैसे हेलीकॉप्टर से आते हैं तो जी। आलू प्याज वगैरह, कई बार टमाटर प्याज छोड़ते हैं, लेकिन वो अंडे वगैरह है तो वहाँ पर उनको बनाना इतना आसान नहीं है, वो भी एक लड़ाई है। जिसने भी सरकारी जॉब करनी है उसको पहले सरकारी जी। फौज के अंदर नौकरी करनी पड़ेगी। देश सेवा जब तक वो देश सेवा नहीं करेगा, 4 साल फौज के अंदर नहीं लगाएगा, जी। उसको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। जी। तो मेरा बहुत मुश्किल होती थी, बहुत याद आती थी घर की, लेकिन जब सामने देशभक्ति हो जी। तो सारी यादें खत्म हो जाती है तो जी। इस किसी ने सही कहा है, जो सरहद पर खड़ा है वही असली हीरो है। आज हमारे साथ है एक ऐसे सच्चे देशभक्त जिन्होंने अपना जीवन देश के लिए समर्पित कर दिया है। गांव शहर की गलियों से लेकर सीमाओं की चौकियों तक इन्होंने हर कदम पर साहस और बलिदान का परिचय दिया है। कभी स्कूल की यूनिफॉर्म में दौड़ते हुए, सेना की वर्दी में देश की रक्षा करते हुए। इनकी कहानी साहस, त्याग और समर्पण के लिए हर भारतीय को इन पर गर्व है। जीवन की मातृभूमि की सेवा के लिए समर्पित कर दिया है। इनकी बहादुरी, अनुशासन और देशभक्ति लाखों युवाओं के लिए प्रेरणादायक है। आइए तालियों के साथ स्वागत करते हैं और अपनी जिंदगी के अनुभव प्रेरणादायक कहानी आपसे सुनना चाहते हैं। आज हमारे मध्य में है नायक अरुण कुमार जी, रिटायर। देश है पुकारता, तारती मां भारती, कोलियर से आती। सबसे पहले स्वागत है जी आपका, और कृपया अपना नाम और रैंक बताइए। नमस्कार अमित जी। सबसे पहले नाम अवगत करवाता हूँ। मेरा नाम नायक अरुण कुमार है और मैं भारत की पंजाब रेजिमेंट से संबंध रखता हूँ। जी। आपको सेना में भर्ती होने की प्रेरणा कहाँ से मिली, यदि जानना चाहेंगे हम? जी, सेना में भर्ती होने की प्रेरणा मुझे 99 में मिली। उस वक्त मैं अपने स्कूल में पढ़ता था जी। तो उस टाइम, जैसा कि आप जानते हैं, 99 में कारगिल वॉर हुआ था। तो जी। कारगिल वॉर में जब भी किसी देशभक्त की, किसी सैनिक की पार्थिव शरीर जब वापस आता था जी। कारगिल से, जी। तो उसकी एक फ़ोटो अखबार पे छपती थी, न्यूज़ थी। छपती थी, तो हम उसे पढ़ते थे और मैं वो फ़ोटो काट के अपने पास एक डायरी में लगा लेता था। जी। तो जब भी मैं सुबह उठता था तो मैं उस डायरी को एक बार ज़रूर देखता था, जी। जिससे देख देख कर मुझे ये प्रेरणा मिली कि मुझे भी आर्मी आने में वाले जाना, समय में आर्मी में जाना। इनकी जगह पे जाना जी। है। जी। बचपन में क्या आप हमेशा आर्मी ज्वाइन करना चाहते थे? यदि बचपन में मुझे आर्मी के बारे में नॉलेज नहीं था, जी। लेकिन जब स्कूल में मैंने एनसीसी रखी जी। तो एनसीसी ज्वाइन करने के बाद मुझे आर्मी का शौक़ मिला शौक पैदा हुआ। और आर्मी के बारे में जितने भी मैं फौजियों को देखता था, सैनिकों को देखता था, और जो हमारे इंस्ट्रक्टर्स होते थे जो जी। एनसीसी हमारे से करवाते थे, तो उनको देख के, उनकी वर्दी को देख के मुझे भी यही प्रेरणा मिली कि मुझे भी आर्मी ज्वाइन करनी, यही वर्दी पहननी है और आर्मी ज्वाइन करनी है। जुनून था। जी। ट्रेनिंग के दौरान सबसे कठिन पल कौन सा रहा आपके लिए जब आर्मी ज्वाइन की? जी, ट्रेनिंग के दौरान वैसे तो ट्रेनिंग पूरी ही कठिन होती है, लेकिन आत्मविश्वास और जोश, जज्बा सब कुछ होने के साथ साथ हमें कोई भी ट्रेनिंग मुश्किल नहीं लगती मुश्किल है। नहीं लगती है। लेकिन उसके बावजूद फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक ट्रेनिंग के टाइम हमारी एक ट्रेनिंग होती है जो जंगल में होती है। जंगल में होती है। तो उस वक्त हमें एक दुश्मन का इलाका दिखाया जाता है, मतलब जो बनाया जाता है। जी। तो उस जगह पे हमें अपने मोर्चे बनाने पड़ते हैं और उन मोर्चों को बनाने के लिए हमें उसी इक्विपमेंट का इस्तेमाल करना होता है जो कि हमारे पास अवेलेबल होता है, जिसमें कि हमारे पास गेंती बेलचा उस टाइम नहीं दिया जाता है, ताकि हम अगर कभी स्थिति ऐसी बने कि हमारे पास कोई भी इक्विपमेंट नहीं है और हमें फिर भी मोर्चा बनाना पड़े तो हम कैसे बनाएं। तो इसलिए हम उस स्थिति में भी अपना मोर्चा बनाने में कामयाब होते हैं। कठिन पल रहता है आपके लिए? जी, उस थोड़ा सा कठिन होता है, लेकिन बाद में सीख जाते हैं। जी। ड्यूटी के दौरान कोई यादगार घटना आपसे घटित हुई है? यादगार घटना तो ड्यूटी के दौरान तो बहुत सारी घटनाएं हुई है, लेकिन मेरी एक यादगार घटना वो है जब मैं स्टार्टिंग में पोस्टिंग, ट्रेनिंग के बाद पोस्टिंग यूनिट में गया तो मुझे एक ऑपरेशन लड़ने का मौका मिला था। तो वो ऑपरेशन एक बहुत ही यादगार ऑपरेशन है, क्योंकि मेरा पहला ऑपरेशन था और मुझे वहाँ से एक्सपीरियंस भी मिला कि ऑपरेशन कैसे होता है। और जो मेरे दिल में मौत से डर था, उसी ऑपरेशन के दौरान वो डर भी निकल गया था, क्योंकि फर्स्ट टाइम मुझे वो ऑपरेशन करने के लिए ऐसी जगह पे बिठाया गया था जहाँ पे कि जो कि एक दुश्मन के बिल्कुल सामने का एरिया था, बिल्कुल फ्रंट था और फ्रंट में ही था। तो उसके बावजूद भी हमारे पास जो उस ऑपरेशन के दौरान जो मिलिटेंसी हुई थी और जो मिलिटेंट आए थे, तो उनको हमने उसी जगह पे ही ढेर कर दिया था, मार दिया था। लेकिन उस ऑपरेशन के बाद मेरे दिल से जो डर था वो भी निकल गया और उसके बाद कभी दोबारा डर जो है दिल में नहीं आया।
जी, जैसे बर्फीले स्थानों पे कठिन चुनौतियों का सामना किस तरह से आपने किया? बर्फीले स्थानों से अगर कहे तो हम ग्लेशियर में भी मैं ग्लेशियर। ग्लेशियर भी मैंने काटा है, जो कि पूरे विश्व जी। का सबसे ठंडा इलाका माना जी, जाता है। माइनस बहुत टेम्परेचर जी, रहता है। वहाँ पे -45 हुँ, 50 जी। डिग्री माइनस रहता है। जी, तो वहाँ पर पानी तो पता ही है माइनस जी, में कितना माइनस में कितना मिलता है। जी, जी। तो वहाँ पर हमें बर्फ़ को लेके ही काफ़ी देर तक गर्म करना पड़ता है। फिर जब पानी बनता है तो उसे गरम-गरम ही पीना पड़ता है। जी, जी। वहाँ पे जो हमारी सब्जियाँ, वैसे तो हमारे को वहाँ पे पहले ही बनी बनाई सब्जियाँ मिलती मिलती है, है। पैकेट होता है। बट जो अगर कई बार हमें फ्रेश राशन भी मिलता है, जैसे हेलीकॉप्टर्स आते हैं तो जी। आलू प्याज वगैरह, कई बार टमाटर प्याज छोड़ दें, लेकिन वो अंडे वगैरह है तो वहाँ पर उनको बनाना इतना आसान नहीं है, वो भी एक लड़ाई है। जी, तो उनको पहले हमें बहुत ही गर्म करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा गर्म करके फिर आलू को छिलना पड़ता है। छिलने के लिए उबाल देते हैं और उबाल के ही उसका छिलका निकाल देते हैं। प्याज का सिस्टम है। टमाटर है, टमाटर तो बहुत गर्म करके बॉयल करके ही टेस्ट के लिए मिलता है कि हाँ ये टमाटर है, अदरवाइज़ तो वहाँ पे हर चीज़ जम जाती है। आपके लिए देशभक्ति का मतलब क्या है, यदि जानना चाहें आपसे? मेरे लिए देशभक्ति का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम देश के बॉर्डर पे खड़े हैं और लड़ाई लड़ रहे हैं। लड़ाई है। सिर्फ जो सैनिक देश की बॉर्डर पे खड़ा है, देश के लिए लड़ाई लड़ रहा है, वो खाली देशभक्ति वही नहीं है। जी, जो आम जनता या सिविलियंस भी है, जो यहाँ पर रह के, एक जी। रेडी वाला भी जो है, अगर वो भी ईमानदारी से अपना फल फ्रूट बेच रहा जी। है और किसी गरीब की सहायता कर रहा जी। है, कोई लोग मुसीबत में उसकी हेल्प कर रहा हेल्प कर है, रहा है। हाँ जी, तो मेरे लिए देशभक्ति वो भी है। जी। देशभक्ति अगर एक अध्यापक किसी को अपनी ईमानदारी से पढ़ा रहा है जी, और वो भी एक देशभक्ति देशभक्ति है। है। लेकिन अगर कोई ऐसा ऑफिसर किसी सरकारी कार्यालय में बैठा है और जबकि उसको सरकार पेंशन पे दे रही है सब कुछ उस दे रही है। काम के लिए, जी। उसके बावजूद भी अगर वो किसी काम के लिए किसी गरीब आदमी से पैसे लेता है रिश्वत के तौर पर, या फिर उसको फोर्स करता है कि तू ये काम मत कर, या ये जैसे पुलिस में कई बार देखा होता है कई बार कि भाई ये FIR नहीं लिखते हैं या कुछ ऐसा करते हैं, लेकिन सभी ऐसा नहीं होता है। जी, जी, इस तरह से जैसे कहते हैं कि पुलिस चोर होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। जी, एक घर में भी एक आदमी कोई ना कोई जी, कम होता ही है, जिसके अंदर की कोई ना कोई कमी होती है। पांचों उंगलियां हमारी बराबर नहीं होती। उसी प्रकार पुलिस में भी सब आदमी रिश्वतखोर नहीं होते। बहुत सारे पुलिस वाले ऐसे हैं जो ईमानदार भी है और ईमानदारी से अपना काम करते हैं, वो भी देशभक्ति है। लेकिन जो रिश्वत लेता है, चाहे वो पुलिसकर्मी है, चाहे वो कोई अन्य स्टाफ का है, किसी भी कार्यालय का डिपार्टमेंट, तो मेरे लिए तो वो देशद्रोही है। आपके कहने का अभिप्राय ये है कि जो व्यक्ति सच्ची निष्ठा ईमानदारी से कार्य करता है वो देशभक्ति से कम नहीं है। जी बिल्कुल। जी, जो युवा आर्मी में आना चाहते हैं उन्हें आप क्या सलाह देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं उन्हें ये सलाह देना चाहूँगा कि आप अपना विचार बना लें। जी। सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि अगर आपके अंदर हौसला है, जी। आपके अंदर जोश है, आप ये चाहते हैं कि भी जुनून है कि मैंने ये काम करना है, तो वो आर्मी में भर्ती हो सकता है। आर्मी में भर्ती होना इतना मुश्किल नहीं है। जी। सबसे बड़ी कमियां आज के युवाओं में क्या है, आज देखते हैं भर्ती के लिए कि भर्ती हो रही है, जी। देखते हैं आज ठीक है अभी 2 महीने बचे हैं तो मैं प्रैक्टिस कर लूँगा, लेकिन नहीं, जिस युवा ने भर्ती होना है वो इस चीज़ का इंतज़ार नहीं करता है कि भाई जब भर्ती होगी तब प्रैक्टिस करूँगा, तब तैयारी करूँगा। वो युवा अपने जैसे ही 17 साल क्रॉस करता है उसी टाइम से अपनी प्रैक्टिस फिजिकल रिटर्न हर चीज़ की प्रैक्टिस शुरू कर लेता है। और जब युवा इस तरह से कार्य करेगा तो वो आराम से भर्ती हो जाएगा। जी। क्या आपके माता पिता ने आपको सेना में जाने के लिए प्रोत्साहित किया या रोका शुरू में? जैसा कि हमारा ग्रामीण एरिया है और गांव में पुराने बुजुर्ग जो होते थे वो सब यही सोचते थे कि फौज में नहीं जाना है, फौज में नहीं जाना है, फौज में गोली लग जाएगी, मर जाएगा, ये हो जाएगा। तो हमें इसी तरह से हमारे माँ बाप ने भी शुरू में हमें यही सलाह दी कि फौज में कुछ नहीं जाना है, फौज में कुछ नहीं रखा है, घर में बहुत काम है, घर में कर लो। तो फिर मैंने उनको ये बात जब रियलाइज़ करवाई कि मेरा जो एम है यही है जी। और जब 99 के वॉर में जब शहीद की चिताएं वापस आती थी, जलती थे, पार्थिव शरीर उनके आए, तो उसे देखकर फिर मैं भी वही बात उनसे कहता था कि ये भी तो किसी के बेटे हैं, किसी के भाई हैं। तो जब ये जा सकते हैं और ये देश के लिए कुर्बान हो सकते हैं तो हमें क्या दिक्कत है? जी, सही। हमें भी तो पूरे अंग उतने ही हैं जितने उतना ही हमें भी मिलता है, जो इनको खाना इतना ये खाते हैं। तो उसी हिसाब से फिर आस्ते आस्ते मैंने उनको भी मॉडिफाई किया और बाद में उन्होंने भी मेरा सहयोग दिया कि ठीक है। बहुत अच्छी बात है। आर्मी में आने से पहले किन किन मुश्किलों का सामना किया आपने? आर्मी में आने से पहले घर से गरीबी थी,
पैसे भी नहीं नहीं थे, पहले नहीं आने जाने जी। के लिए हमें किराए की ज़रूरत पड़ती थी, लेकिन हमारे पास इतना किराया भी नहीं होता था। जी घर में फार्मर, सभी फार्मर थे, फादर वगैरह फार्मिंग करते जी। थे, तो उतने मजबूरी- साधन नहीं थे उतने उस साधन नहीं थे जाने के लिए भी। जी। लेकिन फिर भी जिस टाइम मैं भर्ती होने के लिए गया तो फादर ने इधर उधर से पैसे करके पैसे अरेंज किए। किराए के लिए पैसे इकट्ठे जी, किए जी। और मुझे किराए के लिए पैसे दिए और फिर मैं भर्ती होने चला। कठिन पल रहा आपके कठिन पल लिए। रहा जी, मेरे लिए जी जी उस दौरान भी, लेकिन चलो मुश्किलों का मुश्किल सामना करने के करना बाद ही पड़ता है। मंजिल मिलती है। मंजिल मिलती है। तो जी भगवान ने भी साथ दिया और खुद की मेहनत भी रंग जी, लाई। बहुत अच्छी बात जी। क्या कभी हार मानने का कभी मन हुआ? हाँ, कई बार ट्रेनिंग के दौरान ऐसा लगता है, ऐसे पल आते हैं जी। कि जब दिल करता है कि इतना मार खाना या इतनी सज़ा मिलना, लेकिन हम उस समय उसको सज़ा समझते सजा थे। समझते थे। एक्चुअली में जो सज़ा नहीं होती थी जी, जी। वो ट्रेनिंग का एक पल ट्रेनिंग का था। एक हिस्सा था। हाँ, जी। तो कई बार दिल करता था कि यार छोड़ के चले जाएं, जी लेकिन जब भी मन छोड़ने का होता था तो फिर जी। मैं एक ही बात याद करता था, जो कि मेरा अपना एक्सपीरियंस है। मैं याद करता था उन माँ बाप को, जी उन माँ को जिस माँ ने 9 महीने मुझे अपने पेट में रखा और 9 महीने तक वो दर्द सहा। जी तो जब मैं उस पल को याद करता था तो मुझे अपना जो दर्द था, अपने जो पल था वो भूल जाता था। जी। और मुझे वही पल याद रखता था कि जब 9 महीने वो मेरा दर्द पेट में रख के सह सकते हैं, सह सकते हैं, तो जी। क्या उनके लिए हम 9 महीने की ट्रेनिंग नहीं सह नहीं सकते? सकते। तो उसी से मुझे आत्मविश्वास मिलता था और मैं बहुत अच्छी बात जी। आर्मी ने आपको जिंदगी का सबसे बड़ा सबक क्या सिखाया, यदि जानना चाहे आपसे? आर्मी ने मुझे सबसे बड़ा सबक ये सिखाया है कि हमें कभी भी मुश्किलों को छोड़कर नहीं भागना नहीं चाहिए। भागना चाहिए। कोई भी पल जैसा मर्जी आए, आप उसको लड़ो, उससे लड़ो। जी। और जब आप उससे साथ लड़ोगे, उससे जी। संघर्ष करोगे, तो कोई भी ऐसा कार्य या कोई भी ऐसा स्थिति नहीं है जो पूरा नहीं हो पूरा सकती नहीं है। होगा। जी। तो आराम से आप उसको पा जी। सकते हैं। यदि आपसे जानना चाहेंगे, क्या आपको लगता है कि हर युवा को कुछ समय सेना में भर्ती होने के लिए सेवा देनी जी, चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल अमित जी, आपका ये जो सवाल है ये कई बार मेरे जहन में भी उठता जी है। जी तो जहाँ तक मेरा अपना विचार जी। है, तो मैं तो यही चाहता हूँ कि भाई कई कंट्रियाँ ऐसी है जहाँ पे कि कंपल्सरी है। कंपल्सरी है। हाँ जी। 4 साल 6 साल जी, 8 जी। साल जो है देश सेना सेवा। में कंपल्सरी है। एक्चुअली में कई कंट्रियों में तो ऐसा भी है कि जिसने भी सरकारी जॉब करनी है उसको पहले सरकारी जी। फौज के अंदर नौकरी करनी पड़ेगी। देश सेवा जब करनी तक पड़ेगी। वो देश सेवा नहीं करेगा, 4 साल फौज के अंदर नहीं लगाएगा, जी। उसको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। जी। तो मेरा यहाँ भी ये विचार है कि देश से अगर भ्रष्टाचार को मिटाना है जी जी और देश को आगे ले जाना है, तो जितने भी सरकारी नौकरियां हैं या जितना भी देश के अंदर कार्य चल रहा है, कोई भी है, हर आदमी को 4 साल 6 साल सेवा देनी पड़ेगी, जिससे कि उसके अंदर आत्मविश्वास भी आएगा, ईमानदारी भी आएगी और देश से भ्रष्टाचार का अंत हो सकता है। आपसे जानना चाहें, कोई देश सेवा के समय कोई ऐसा पल टेररिस्ट ने गोली चला दी या आपने पहल की, कभी ऐसा हुआ? ये पल तो कई बार आए हैं, कई बार। लेकिन इस पल को हम जी। नहीं बता पाएंगे जी। कि इस तरह के बहुत सारे ऑपरेशंस हुए हैं और बहुत सारे ऑपरेशनों में हमने भाग भी लिया, तो जिसमें कि इस तरह के पल चले रहते हैं। जी, जी। तो ये तो एक सैनिक की रोजमर्रा की जिंदगी के किस्से हैं। सलाम है आप लोगों के लिए। सबसे अब जानना चाहेंगे आपके परिवार के विषय में भी, और आपके परिवार में कौन कौन है? हाँ, मेरे परिवार में मेरे सबसे पहले मेरे पिता है, माता है जी, और उसके बाद मेरा एक भाई है, छोटा भाई है, जी। और एक बहन है जिसकी शादी हो चुकी है। भाई बहन दोनों की शादी हो चुकी है, उनकी भी अपनी फैमिली है। जी जी। और मेरी बीवी है और मेरे 2 बच्चे हैं, जिसमें एक लड़का और एक लड़की है, पढ़ाई कर रहे होंगे और दोनों पढ़ाई कर रहे हैं। जी, बहुत अच्छी बात जी। क्या आपके परिवार में पहले कोई सेना में भर्ती था? जी, सेना में मेरे परिवार से जी कोई भर्ती नहीं हुआ। जी, जी। और जब मैं भर्ती हुआ तो उस समय तक भी जी मेरी पूरी पंचायत से सिर्फ एक सैनिक था, जी। जो कि जब मैं भर्ती हुआ तो जब मैं पैदा हुआ तो उस टाइम वो पेंशन आ चुके थे, बहुत पहले की बात। बहुत पहले 1983 में मेरा बर्थ है, तो उससे पहले वो पेंशन आ चुके थे। जी जी। और उसके बाद से नेक्स्ट में गया था। जी जी। नेक्स्ट टाइम भर्ती में हुआ था अपनी पंचायत से, लेकिन आज की डेट में मेरी पंचायत से 10-12 लड़के भर्ती हो चुके हैं। मतलब प्रेरणादायक आप बने हैं। जी 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 जी, बहुत अच्छी बात है। यदि जानना चाहेंगी, आपकी सफलता के पीछे सबसे ज़्यादा आपके माता पिता, पत्नी या दोस्तों का हाथ है? मेरी सफलता के पीछे सबसे ज़्यादा हाथ मेरे माता पिता का है जी। और उसके बाद दोस्तों ने भी सहयोग किया है। जी जी। और भर्ती हो गया मैं, उसके बाद जब शादी हुई तो उसके बाद मेरी वाइफ ने भी बहुत सहयोग दिया है, और जिन्होंने कि मेरे पीछे भी मेरे पूरे परिवार को संभाल के रखा है। जी जी। तो मैं उनका भी बहुत तहे दिल से उनसे थैंक्स बोलना चाहूँगा, क्योंकि पीठ पीछे फौजी सैनिक जो होता है उसकी पूरी फैमिली की जो देख रेख है उसकी वाइफ के ऊपर होती है। जी।
और मेरी वाइफ ने भी ये पूरा सहयोग किया सहयोग है। किया है। उन्होंने मेरे फौज में जाने के बाद भी मेरे घर का, मेरे माता पिताओं का बिल्कुल पूरा ख्याल। उनके लिए भी कठिन समय रहता है। उनके हाँ लिए जी, भी कठिन समय रहता रहता है, लेकिन जी। उन्होंने बहुत साथ दिया हाँ है। जी। और हर कार्य के लिए, घर का कार्य है, बाहर का है, जी। तो उन्होंने पूरा सहयोग किया है। जी, बहुत अच्छी बात है जी। वर्तमान स्थिति में जानना चाहे रिटायरमेंट के बाद आपका व्यवसाय या अन्य कार्य? वर्तमान स्थिति में मैं फौज से आने के बाद अभी फ़िलहाल तो एक शॉपकीपर हूँ, एक दुकान खोली है, जी, स्टेशनरी की है, और साथ में सीएससी सेंटर है मेरे पास। जी, बहुत अच्छी बात है जी। जिसमें कि मेरे पास 2 एम्प्लॉयज़ भी हैं। बहुत अच्छी बात तो जी। उसी में बढ़िया चल रहा है। बहुत अच्छी बात है। लंबे समय तक परिवार से दूर रहना कैसा लगता था जब आप फौज में थे? ये स्थिति तो वही समझ सकता है जो अपने परिवार से दूर रहा हो। हाँ जी। तो लंबे समय के लिए जब हम घर से दूर रहते थे तो बहुत मुश्किल होती थी, बहुत याद आती थी घर की। लेकिन जब सामने देशभक्ति हो तो सारी यादें खत्म हो जाती है। जी। तो इसलिए सबसे ज़्यादा तो हम सबसे पहले हम देश को मानते हैं, उसके बाद परिवार है जी। बहुत अच्छी। ड्यूटी के दौरान आप परिवार वालों से कितने तक बात करते थे? जैसा कि आप जानते हैं कि अभी तो फ़ोन का सिस्टम चल चुका है, फ़ोन बहुत ज़्यादा मोबाइल सिस्टम हो गया है, तो हर जगह सिग्नल है, हर जगह से बात हो जाती है। लेकिन उस समय में मोबाइल नहीं था, या अगर था भी तो बहुत कम था, और सिग्नल नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती थी। तो कई बार तो जब हम हाई एल्टीट्यूड में होते थे तो वहाँ पर सिग्नल नहीं होता था जी। तो वहाँ से कई बार तो 1 महीने तक भी बात नहीं हो पाती थी, 2-2 महीने भी बात नहीं हुई है। वो कठिन पल रहता था आपके लिए। फिर अपने आप को संतुष्ट कर लेते थे कि भाई चलो जब सिग्नल आएगा तो बात कर लेंगे, बाकी तो सब भगवान के भरोसे छोड़ा ही था। बहुत अच्छी बात जी। मनपसंद खेल आपका जी? मेरा मनपसंद खेल वैसे तो स्कूल टाइम से वॉलीबॉल रहा है। वॉलीबॉल और बास्केटबॉल मेरा रहा है जी। आज के युवाओं को क्या आपका संदेश क्या देना चाहेंगे आप? आज के युवाओं के लिए मेरा सबसे पहले यही संदेश है कि नशे से बचे जी। रोजगार आजकल बहुत कम है, रोजगार मिल नहीं रहा, लेकिन जो बच्चा नशे से बच गया जी, उसके लिए रोजगार की कमी नहीं है जी। अगर वो बच्चा कुछ भी ना करके अपने घर में रह के भी खेतीबाड़ी भी करके, जैसे कि हम ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं और ये जो एरिया ये ग्रामीण क्षेत्र में आता है जी, तो जो जितने भी यहाँ पे लोग हैं सबके पास इतनी ज़मीन तो है कि वो अपना गुजारा कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं यही चाहूँगा कि जितने भी नौजवान हैं नशे से दूर रहे और अपने रोजगार के पीछे ना भागे जी। आपके पास अपनी ज़मीन है तो आप उसी में अपना अच्छा सीजन या अपना काम कर सकते हैं, जिससे कि आपका गुजारा अच्छे से हो सकता है। दूसरा मेरा आज के बच्चों के लिए एक संदेश है, खासकर जो 10th +2 में जो बच्चे हैं, हमने देखा है काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं, लड़के लड़कियां जो कि सुसाइड कर रहे हैं। जैसे ही रिजल्ट आता है या एग्ज़ाम देते हैं तो उनको लगता है कि मेरा पेपर सही नहीं हुआ है, तो वाकई वो कुछ ना कुछ गलत कदम उठाते हैं, जो कि एक बहुत ही गलत बात है। इसमें मैं ये चाहता हूँ कि हर बच्चों को उनके माँ बाप ये संदेश दे, उनको फोर्स ना करे कि हमें 99% चाहिए, हमें 98% चाहिए या हमें 90 अबव चाहिए। उनको ये बताओ कि आप पढ़ो, जितनी आपके अंदर कैपेसिटी है, जो आप चाहते हैं उतना पढ़ो। इसका उनके दिमाग के ऊपर ये प्रेशर ना हो कि हमें अधिकतर बच्चे इसी डर के मारे, क्योंकि माँ बाप ने उनको बोला है कि मुझे इतना चाहिए तो चाहिए, इसी डर के मारे बच्चे जो है सुसाइड कर रहे हैं। तो मेरा सभी माँ बाप या अभिभावकों से यही निवेदन है कि आप लोग अपने बच्चों को फोर्स ना करें, जितना वो पढ़ना चाहते हैं आराम से पढ़ने दें। पढ़ाई से ज़्यादा महत्व आप जो विचार अगर आप उस पर ज़्यादा ध्यान दें। जी सर। आपकी बातें सुनकर हम सभी को ये एहसास हुआ कि सेना में सिर्फ ताकत ही नहीं बल्कि जज्बा और त्याग भी चाहिए। हम आपको और आपके साथियों को सलाम करते हैं। आपने देश सेवा के लिए महत्वपूर्ण जीवन अर्पण दिया है। आज की बातचीत ने हमें सिखाया कि असली हीरो फिल्म में नहीं बल्कि हमारे सरहद पर खड़े होते हैं। आप जैसे सैनिकों की वजह से हम सुख चैन से घर पे सो पाते हैं और हम सुकुशल अपने परिवार के साथ। धन्यवाद सर, हमारे साथ बातचीत करने के लिए। आपका दिन अच्छा हो और आगे भी आप युवाओं को प्रेरणादायक स्रोत बनना चाहेंगे। जिस्म में बहता रहा, अरे कतरा कतरा जिस्म में बहता रहा, देशभक्ति के नशे में आकर हर दर्द को सहता रहा। 2 पल की सांस बची थी जिस्म में, 2 पल की सांस बची थी जिस्म में, उसमें भी भारत माता की जय कर। जय हिंद, जय भारत।